morning student, welcome back to the class. We are just discussing the chapter the matter in our surroundings. Fine. और इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है कि what is matter, what is the composition of matter. That means matter is made up of particle which is known as atom. We have learned the properties of that composition, यानी we have learned the properties of those particles. उसके बाद हमने पढ़ लिया कि what are the various types of matter on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. We have go through about the classification of matter, that is solid, liquid, gaseous state, plasma state, Bose-Einstein condensate, right? इसके बाद हम आ गए थे what are the factors which affect the change of state of matter, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब मैटर चेंज होती है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं. फाइन. अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि देयर वर एक्चुअली टू फैक्टर्स, द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, बट समटाइम्स both of these factors, that is pressure and temperature, simultaneously work. Okay, तो ये तीन हो जाते हैं कि first of all the effect of temperature, second the effect of pressure and the third one is effect of both. ओके तो कल हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और हमने देखा था कि टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने में अच्छा खासा रीज़न बनता है. ठीक है. और हमने क्या देखा था कि जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यानी कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो टेम्परेचर दो तरीके से काम करता है. पहली बात, वो मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, जिससे कि उनके बीच में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, वो एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं. और फाइनली सेकंड जो काम होता है हाई टेम्परेचर करने का, टेम्परेचर बढ़ाने का, वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ओवरकम कर दिया जाता है. ठीक है. दैट्स मीन्स द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डू टू वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड सेकंड इट विल हेल्प इन ओवरकमिंग ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स. फाइन. तो आज हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. सो हाउ द प्रेशर अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर. गेटिंग. तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है. अच्छा, इससे पहले एक बात और मैं आपको बता देती हूँ. एक और वर्ड होता है सब्लिमेशन. सॉरी, सब्लिमेशन क्या होता है. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाते हैं. ठीक है. सो द सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली, दे आर नोन एज सब्लिमेबल सब्सटेंसेस. Okay, and the process will be known as sublimation. Various type of sublimable substance are there. जैसे कैम्फर. कैम्फर आप जानते हैं, कपूर उसको हिंदी में बोलते हैं. ये हम पूजा करते हैं ना जब भगवान जी की, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं. उसको जलाते हैं तो आप देखोगे कि जलते जलते वो लिक्विड नहीं बनता है, वो डायरेक्ट वेपराइज हो जाता है और उसका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है. सेकेंड तरीके से नेफ्थलीन बॉल्स. आपने देखा होगा कि हम जब सूटकेसेस में, जब मम्मी लोग वुलन क्लॉथ्स रखते हैं तो उसमें छोटे छोटे नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं. ठीक है ना. वो फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं उन्हें सिंपल लैंग्वेज में. तो वो भी क्या करते हैं, वो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि उनका कोई रेसिड्यू हमारे कपड़ों में लगा रह जाए. वो भी सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होते हैं और वो डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. ठीक. इसी तरीके से एक होता है अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड यू शुड नो. अमोनियम क्लोराइड, it is NH4Cl. ठीक है. So here we are going to take a small example of this ammonium chloride. तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भी एक ऐसा ही सब्सटेंस होता है. और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है. तो अब हम अभी थोड़ा सा सब्लिमेशन के बारे में पढ़ते हैं. इन्होंने आपकी बुक में एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी दी हुई है, सिंपल सी, कि किस तरीके से होता है. आप क्या करिए, सबसे पहले एक चाइना डिश लीजिए. चाइना डिश कुछ नहीं खास होता. घर में आपने चीनी मिट्टी की प्लेट देखी है जिसमें चाय पीते हैं. ठीक है. उसी तरीके से आपको लेबोरेटरी में भी कुछ कांच की प्लेट्स मिलती हैं, दैट इज नोन एज चाइना प्लेट. ठीक है. तो एक हमने ये चाइना डिश ली है. दिस इज चाइना डिश. इसके अंदर मैंने थोड़ा सा NH4Cl रखा हुआ है. दिस इज NH4Cl. ठीक है. एंड दिस इज, आपको दिखाई दे रहा है, ये चाइना डिश है. ठीक. अब मैंने नीचे बर्नर लगा के इसको हीट अप करना शुरू किया.
अच्छा, इसके पहले मैंने क्या किया कि एक फनल जो होती है सेपरेटिंग फनल आप लोगों ने देखी है? आपने कभी अगर लेबोरेटरी में विजिट किया होगा तो एक फनल होती है इस तरह की, ये देखिए सभी बच्चों ने, इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। तो इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने उल्टा कर दिया और इसके ऊपर रख दिया ताकि ये अमोनियम क्लोराइड इससे पूरा ढक जाए, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ से हीट करना शुरू किया। अब आप देखिए कि थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कोई लिक्विड फॉर्मेशन होती नहीं दिखेगी। लास्टली हमने कल क्या पढ़ा था कि जब हम आइस क्यूब्स को गर्म कर रहे थे तो फर्स्ट दे कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, बट यहाँ पर ये सब्सटेंसेस जो कि सब्लिमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं वो डायरेक्ट वेपर में चेंज होंगे। तो थोड़ी देर बाद जब आप इसको गर्म करोगे तो आपको यहाँ पर वेपर्स ऑफ NH4Cl मिल जाएंगे, NH4Cl के वेपर्स। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं, कंपैरेटिवली, क्योंकि आप यहाँ से हीट कर रहे हो तो यहाँ पर जाकर इतनी टेम्परेचर नहीं होगा। तो फिर फाइनली क्या होता है कि ये NH4Cl यहाँ जाके यहाँ पे वेपर बना और यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है वापस से, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो NH4 मिल रहा है, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज सॉलिडिफाइड NH4Cl, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे हो गया, इसको हम कहेंगे सब्लिमेट, और ये ना बिल्कुल प्योर होगा। इस NH4Cl में इट मे बी पॉसिबल दैट सम इम्प्योरिटीज विल बी देयर, ठीक है। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से गर्म करते हैं और ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है तो यहाँ पे जाकर ये वापस से कंडेंस होके जमा हो जाता है और हमें मिलता है NH4Cl सॉलिडिफाइड ammonium chloride in the solid condition, which will be known as sublimate and which will be pure. Getting? तो अब आप इससे एक और चीज का कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमने इसमें क्या किया, इस तरीके की एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के अंदर से वो इम्प्योरिटीज हटा सकते हैं जो नॉन वोलेटाइल होगी। ध्यान से सुनना, अब क्या देख रहे हैं हम, NH4Cl जो है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, यानी कि वो डायरेक्ट वेपर में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो और वेपर में चेंज हो रहा है, दैट्स मीन्स इट इज वोलेटाइल, ठीक है। और हमारे पास जो इम्प्योरिटीज है अगर इसके अंदर कुछ, वो अगर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं तो क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, वो तो वेपर बनाएंगे नहीं। तो वेपर के फॉर्म में बन के हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ प्योर हमारा डिजायर्ड मटेरियल आएगा और वो ही जाके वापस यहाँ पर जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा प्योर सोडियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड सब्लिमेट। गेटिंग? अच्छा, इसके अलावा इससे जस्ट अपोजिट क्या होता है, अगर हम इसको डीसब्लिमेट करें तो इसका, अच्छा ये आपको पूरा समझ में आ गया, मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि दिस इज नथिंग बट इज अ बर्नर। हमने एक चाइना डिश लिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो विच शुड बी नॉन वोलेटाइल, क्योंकि सब्लिमेशन की प्रोसेस हम उन्हीं मिक्सचर्स पर या उन्हीं कंपाउंड्स पर इम्प्योर सब्सटेंसेस पे कर सकते हैं जिसमें कि नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगा NH4Cl वेपर्स का, यहाँ पर जो कलेक्शन आएगा वो होगा NH4Cl सॉलिडिफाइड सब्लिमेट के फॉर्म में। दिस इज एन इन्वर्टेड सेपरेटिंग फनल एंड दिस इज कॉटन प्लग। बस ये तो हमारे को ऊपर से पैक करने के लिए है, देयर इज नथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद सब्लिमेट क्या हुआ कि सब्लिमेशन की प्रोसेस के रिजल्ट के रूप में जो चीज़ हमको प्योर फॉर्म में मिल रहा है, जो सब्सटेंस, इट विल बी नोन एज सब्लिमेट, ठीक है। तो हमने अभी इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि हमको NH4Cl जो था वो प्योर फॉर्म में सॉलिडिफाइड होके मिल गया था, दैट वाई इट वाज नोन एज सब्लिमेट, ठीक है। ठीक, अब इससे जस्ट अपोजिट क्या होगा, इससे जस्ट अपोजिट होता है डीसब्लिमेशन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, डीसब्लिमेशन में क्या होगा कि जो सब्लिमेट बना हमारा, उसको हम वापस अगर डीसब्लिमेट करते हैं तो हमारे को वापस वही सब्सटेंस फॉर्म मिल जाता है।
इसको हम एक और भी वर्ड से देख सकते हैं जिसको हम वेपर डिपोजिशन कहते हैं। देखो अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, ये हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस से वेपर बना दिया और हम इसको वापस डीसब्लिमेशन के प्रोसेस से सॉलिड में चेंज कर देंगे। गेटिंग? अच्छा, ये डीसब्लिमेशन को हम एक और चीज क्या कहते हैं, वेपर डिपोजिशन। ठीक, अभी हमने जो पूरी एक्टिविटी देखी थी, क्या उसमें दोनों प्रोसेसेस हो रहे थे या सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा था? क्या सिर्फ सब्लिमेशन ही हो रहा था या डीसब्लिमेशन भी हो रहा था? तो इस तरह से हम पूरा, ये आपका खुद का काम है कोई भी। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखो, पहली बात तो मेरे ख्याल से अभी तक बुक्स के लिए मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, तो बुक्स तो आपने खरीद ली होंगी। सेकेंड थिंग, 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता कि मुझे नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए। रीज़न इज़ बिकॉज दिस इज़ योर प्रिपरेटरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट ईयर आपको 10th का बोर्ड देना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक नोट्स, किस आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कोई भी क्वेश्चन वो 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आपको खुद समझ आना चाहिए कि हमें अगर वही चीज़ 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी गई है तो हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर। इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन द 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द 5 मार्क्स आंसर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थोड़े में देनी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को भी एक्सपैंड करके आना चाहिए देना, ठीक है। सो दिस इज़ योर ड्यूटी। अच्छा, अब एक और बात सुनो ध्यान से, ऐसा इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको इस साल मैं प्रैक्टिस करा सकूँ कि हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स बाय योर ओन। अपना दिमाग चलाओ, प्रिपेयर करना सीखो नोट्स को, ताकि आपको 10th में वो काम आ सके, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, एक और चीज़ अच्छी ये है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, तो टीचर कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार बोलता है और उसके बाद वो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सीखो कि जब आप हमारी वीडियो देख रहे हो तब आप आपकी कॉपी पेन जो भी है वो साथ में लेके बैठो, और जो भी चीज़ एक्स्ट्रा दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो आप तुरंत वहीं के वहीं नोट करो। पर आप खुद सोचिए कि वीडियो तो आपके पास परमानेंट है, आप उसको कितनी भी बार सुन सकते हो, ठीक है। तो जहाँ भी आप अटकते हो, जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, आप वापस से उसको रीस्टार्ट करके सुन सकते हो। तो कीप दीज वीडियोज़, अच्छे से आप इसको अपने पास रखिए, इनको बार बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई डोंट थिंक इन 9th स्टैंडर्ड आई हैव टू प्रोवाइड या आई शुड प्रोवाइड एनी नोट्स, ठीक है। तो नोट्स आप खुद बनाओ, मैं उनको चेक करूँगी, हम कुछ अभी करते हैं ताकि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा बैठ जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि वीडियोस है, तो वीडियोस का ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि मैंने एक बार जो भी बात कही है वो आपके पास साल भर रहने वाली है, आप कितनी भी बार उसको सुन सकते हो। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कहीं अटक रहे हो, उसको वापस सुनो, वापस उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट छांटो और लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है। हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो आपके पास एक्सरसाइजेज होती हैं पीछे बुक में, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगी। और ध्यान रखना, वर्कशीट का मतलब ये होता है कि इट विल कंटेन वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप होते हैं, इसी तरीके से शॉर्ट आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो सब तो ठीक है, बट आई विल प्रोवाइड यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको उसे बुक से पढ़ने से मिल जाएगा। आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, इसमें से इम्पोर्टेंट नोट्स छांटिए, बनाइए, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू ऑल दोज वर्कशीट्स। और वो वर्कशीट्स ऐसा मत सोचो कि एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं। फाइनली नेक्स्ट ईयर यू हैव टू गो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, आप आपकी नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। तो वापस आ जाओ, सब्लिमेशन डीसब्लिमेशन हमने देख लिया। अगर हम सॉलिड को सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो वी विल गेट द वेपर डायरेक्टली विदाउट एनी लिक्विड फॉर्म। और अगर हम उसको रिवर्सिबल रिएक्शन पे जाते हैं, रिवर्सिबल का मतलब ये जो साइन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का है, यानी कि ये रिएक्शन इस तरफ भी हो सकता है और वापस वेपर को हम सॉलिड भी बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीसब्लिमेशन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया एक फिनोमिना है। ये
आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार रिवाइज करोगे अपनी बुक से, इट विल बी ओके। अच्छा, अब देखिए छोटे छोटे से कुछ टर्म्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। द फैक्टर प्रेशर, इसमें जाने से पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो पहली टर्म हमने सब्लिमेशन पढ़ ली, अभी सेकंड आ रहा है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, सब जानते हो मेल्टिंग क्या होता है। क्या होता है भाई कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड, इट इज नोन एज मेल्टिंग। एंड द टेम्परेचर at which it get converted into liquid, it is known as melting point. तो हमने क्या देखा था, there is a little difference in between melting and melting point. So melting is the process and melting point is the temperature. Getting? अच्छा, इसके अलावा freezing point, second आता है freezing and freezing point. Freezing and freezing point. So फ्रीजिंग क्या होता है, किसी भी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग एंड द टेम्परेचर एट विच इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। गेटिंग? नाउ बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग एक्चुअली एक बल्क प्रोसेस होती है। दिस इज अ बल्क प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आपने देखा है जब पानी उबलता है या कोई भी चीज़ उबलती है, दूध उबल रहा होता है, जैसे वो बॉईल करना शुरू करता है तो छोटे छोटे उसमें बबल्स बनने लग जाते हैं, बनते हैं फिर खराब हो जाते हैं, बनते हैं और वापस ब्रेक हो जाते हैं। दैट्स मीन्स द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बबल्स। ठीक है, ऑन हीटिंग, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग होना शुरू होती है दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस क्या है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली पानी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, मिल्क का कुछ अलग होगा, तो डेफिनेटली वो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हमेशा अलग अलग होता है। इसके बाद आते हैं अपन वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। ये भी सिंपल ही है, VAPOUR। VAPOURI, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। वेपराइजेशन मतलब when a liquid get converted into vapor, that is known as vaporization. Condensation, when a vapor get back into the liquid form, that means when the vapor get converted back into the liquid, that is known as condensation. ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिसको कि हम पढ़ सकते हैं, और ये आप बहुत डिटेल में तो आगे की ही क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपके कोर्स के हिसाब से इतना काफ़ी है। अब एक टर्म होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट कल हमने पढ़ा था, कल जब अपन ने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तब अपन ने क्या देखा था कि जब अपन हीट करते हैं, है ना, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो दो तरीके से काम कर रहा था। पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स वाज गेटिंग इंक्रीज्ड, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा था। ठीक है, और दूसरा वो क्या काम कर रहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम की हीटिंग के बाद उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने का काम कर रहा था। गेटिंग? तो ये दोनों काम करने के वक्त हमने क्या पढ़ा था कि कुछ
चलिए हम इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा और मैं इसको अच्छे से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने जितना पढ़ाया है आप इसको पहले रिवाइज करो, ठीक है। और नोट्स वाली जो मैंने बात कही है उसको ध्यान रखो, जल्दी से जल्दी हम कनेक्ट होंगे और हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो डोंट गेट हैक्टिक, ऑनलाइन में आपको सब समझ में आएगा। यू शुड हैव योर बुक्स एंड योर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, बाय।